Welcome all. Today we will start with our new topic, friction. What is friction? Friction is resistance between two rough objects, rough bodies. When one object, say we have this one object over another, both are rough, and if this one object is trying to move or moves over another, then there comes friction between two. दोनों के बीच में एक resistance आ जाता है. Like मेरे पास suppose कि ये एक object है और दूसरा surface मैं अपना hand ले लेती हूँ, तो अगर मैं इस object को अपने hand के ऊपर या तो ट्राई करूंगी, मैंने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, मैंने कोशिश की है कि मैं इसे मूव करूं, या मैं मूव कर पा रही हूँ. इन बोथ द केसेस देयर कम्स फ्रिक्शन बिटवीन टू. दोनों के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन आ जाएगा. मीन्स एक तरह से ये एक रुकावट है, एक रेजिस्टेंस है जो दोनों सरफेस के बीच में आ रही है. क्यों आ रही है? बिकॉज सरफेस रफ है. और यू कैन से कि सरफेस के बीच, सरफेस में, दोनों सरफेसेस में इरेगुलरिटीज हैं, स्मूथ नहीं है दोनों सरफेस. सो देयर कम्स फ्रिक्शन. Till now, before this topic, we were doing our article or questions with smooth objects. हमने जितने भी अभी तक किए हैं अपने आर्टिकल्स या अपने थ्योरम्स, अपने एग्जाम्पल्स, वो सारे स्मूथ ऑब्जेक्ट्स के साथ किए हैं. बट नाउ इन दिस चैप्टर ऑब्जेक्ट्स विल नॉट बी स्मूथ. तो इसलिए हम फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं. तो देखते हैं फ्रिक्शन को फिगर में समझने की कोशिश करते हैं. सपोज वी हैव अ सरफेस जो स्मूथ नहीं है, रफ है, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन दिस सरफेस. ये भी सपोज कि स्मूथ नहीं है, रफ है. नाउ सिर्फ रखी हुई है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं होगा. अगर हम मान लें कि हम फ्रिक्शन से पहले वाला काम कर रहे हैं, तो हमने क्या किया था कि ड्यू टू वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये वेट इस नीचे वाले सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, and due to that pressure there comes reaction in opposite direction. ये हम कर चुके हैं. but now अब हम क्या करेंगे? suppose मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की in this direction, इस डायरेक्शन मैंने फोर्स अप्लाई की है. ड्यू टू दैट फोर्स ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, नहीं कर रही है, वो अलग बात है, बट मैंने एक फोर्स तो अप्लाई किया, मैंने ट्राई किया इसको मूव करने का. I am trying to move or that object is moving. In both the cases, नीचे वाले सरफेस ने एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया है अपोजिट डायरेक्शन में. बिकॉज जो नीचे वाला सरफेस है, सपोज मैं नीचे वाले सरफेस को ये यहाँ पे ऐसे से ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज नॉट स्मूथ, ये रफ है थोड़ा सा. और ये ऊपर वाला जो है, ये भी नीचे, इसका भी नीचे वाला पार्ट जो इसके कॉन्टेक्ट में है, दैट इज समवेयर लाइक दिस, वो भी रफ है, स्मूथ नहीं है. तो देखो दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कि इरेगुलरिटीज हैं. इस ऑब्जेक्ट को जब मैं एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, मूव करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, तो नीचे वाला सरफेस ड्यू टू इट्स रफनेस अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा. तो वो जो दोनों के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, दैट इज फ्रिक्शन. एंड ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो हमारे पास यहां पर क्या है? वी हैव से ड्यू टू इट्स वेट वी हैव दिस रिएक्शन. वो पहले भी होती थी और ये अभी भी होगी, विच विल बी ऑलवेज नॉर्मल रिएक्शन. बट नाउ वी हैव दिस अपोजिंग फोर्स ऑल्सो, जिसको हम कह रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब हमारे पास ये भी है, एंड ऑलवेज जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिस फोर्स विल एग्जिस्ट. नाउ ड्यू टू एफ एंड एन, रिजल्टेंट विल बी समवेयर हियर. कहीं ना कहीं यहां पर एक रिजल्टेंट होगा जिसको हम एस से डिनोट करेंगे. सो अब रिजल्टेंट एस है. पहले सिर्फ एक ही रिएक्शन होता था, नॉर्मल, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं होता था एफ, तो ओनली रिजल्टेंट वाज नॉर्मल. बट नाउ वी हैव नॉर्मल एज वेल एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो रिजल्टेंट इज नाउ एस. दोनों के बीच में देयर विल बी सम एंगल, जो भी एंगल होगा अभी हम उसे स्टडी करेंगे, से दैट एंगल इज थीटा. नाउ
बिफोर वी स्टडी दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एंड रिएक्शन इन डिटेल, हम फ्रिक्शन के टाइप स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा, बिकॉज मैं यहाँ पर बार बार कह रही हूँ कि व्हेन वी आर अप्लाइंग फोर्स तो मूव होगा नहीं होगा, ये चीज़ हमें स्टडी करनी है. वी आर स्टडिंग स्टैटिक्स, हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं. बट जहाँ पर ये बात आ जाती है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रही है, तो हम डायनेमिक्स में चले जाते हैं. तो यहाँ पर हमने कहाँ तक स्टडी करना है वो देख लेते हैं. फॉर दैट हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पर जाएंगे. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट ऑफ वी हैव स्टैटिस्टिकल फ्रिक्शन, स्टैटिकल फ्रिक्शन. Number 2, limiting friction. Number 3, dynamical friction. डायनेमिक से क्या आया है? डायनेमिकल फ्रिक्शन, नाम से क्लियर हो रहा है. डायनेमिक के फर्दर 2 पार्ट है, फोर्थ नहीं, डायनेमिक के फर्दर 2 पार्ट है, स्लाइडिंग एंड रोलिंग. बट यहाँ पर हम जाएंगे नहीं, जस्ट एक बार देख लेते हैं कि ये होते क्या है. सबसे पहले स्टैटिकल, नाम से क्लियर है, रेस्ट में, व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट. लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये भी नेम से क्लियर है, फ्रिक्शन की जो लिमिट होती है, मीन्स की मैक्सिमम फ्रिक्शन है, विच विल कम इनटू प्ले. जितने भी फ्रिक्शंस हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सबसे मैक्सिमम ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होगा. उसके बाद है डायनेमिकल. डायनेमिक्स मोशन से रिलेटेड है. व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन, देन देयर कम्स डायनेमिकल फ्रिक्शन. तो इसको स्टडी करते हैं कि ये कैसे कैसे एग्जिस्ट करेंगे और कहाँ कहाँ पर ये एग्जिस्ट करेंगी. सो सपोज अगेन मेरे पास एक रफ सरफेस है और एक ऑब्जेक्ट है. यहाँ पर साथ साथ में इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे. नंबर 1, हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया एक्स्ट्रा, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट को इस सरफेस के ऊपर रखा है. मीन्स कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है. एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन 0 है. यहाँ 0 से स्टार्ट होगा फ्रिक्शन. मैंने कोई फोर्स नहीं अप्लाई की. यहाँ पर मैं फोर्स जो मैं अप्लाई करूंगी, ये फोर्स इस तरफ को मूव करेगी और इस तरफ को फ्रिक्शन मूव करेगी. मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं की है, फोर्स इज 0 तो फ्रिक्शन भी 0. अब मैंने इस तरफ से फोर्स अप्लाई किया लाइक दिस. क्यों अप्लाई किया? बिकॉज मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहती हूँ. मैंने मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई किया, लाइक इतना फोर्स. बट जितना मैंने फोर्स अप्लाई की है, उतने ही फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी. व्हाई? बिकॉज बॉडीज आर रफ, ऑब्जेक्ट्स हमारे रफ हैं. ड्यू टू देयर रफनेस, उतनी ही फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, जितनी फोर्स है उतनी ही फ्रिक्शन. देखिए बिल्कुल सेम है, लाइन जो है वो स्ट्रेट जा रही है. जितना फोर्स है उतनी ही फ्रिक्शन है. मीन्स कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी. अब मैंने अपनी फोर्स को बढ़ा दिया, मैंने अपनी फोर्स को इंक्रीज कर, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट को मूव करना है, मैंने अपनी फोर्स को इंक्रीज किया यहाँ तक. लेकिन फिर से मैं जितना फोर्स इंक्रीज करूंगी उतना ही बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर हो जाएगी, एग्जिस्ट करेगी. तो जितनी मैंने फोर्स अप्लाई की उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स है. तो अभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी. एंड सो ऑन. मैं फोर्स को बढ़ाती गई, जितना जितना मैं फोर्स को बढ़ा रही हूँ उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है, ड्यू टू विच हमारी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है. बट फ्रिक्शनल फोर्स की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद वो इंक्रीज नहीं हो सकती. सपोज कि यहाँ पर आकर फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिट आ गई है, आफ्टर दैट ये फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज नहीं करेगी. तो उस पॉइंट पर आने के बाद हमारी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगी. सो एट दैट पॉइंट जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगी, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. उस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन आया है दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उस पॉइंट पर जो फोर्स आएगी दैट विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ उससे पहले जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही थी, इन दैट पार्ट वी हैव स्टैटिकल फ्रिक्शन. स्टैटिकल फ्रिक्शन ऑब्वियसली जितनी फोर्स होगी उसके अकॉर्डिंग ही वेरी करेगा. अगर आपने फोर्स यहाँ तक अप्लाई की है तो उतना ही स्टैटिकल फ्रिक्शन होगा, यहाँ तक अप्लाई की है तो उतना ही स्टैटिकल. इस पूरे पार्ट में हमारे पास स्टैटिकल फ्रिक्शन है, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन.
तो डायनेमिकल कहाँ आएगा? ये लिमिटिंग मीन्स कि मैक्सिमम, उसके बाद हमारी बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही बॉडी मूव करना शुरू कर देगी उसके बाद एक सडन डिक्रीज होगा फोर्स में, एंड देन इट विल मूव विद कांस्टेंट फ्रिक्शन। ऐसा क्यों हुआ? आपने थोड़ा ऑब्जर्व किया होगा, सपोज कि मैं कोई बहुत हैवी चीज को मूव करना चाहती हूँ, तो जिस पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करती है उस पॉइंट पर हम मैक्सिमम फोर्स लगाते हैं अपनी, लेकिन जब वो मूव करना स्टार्ट कर देती है उसके बाद माइनर फोर्स हमारा डिक्रीज होता है। मैक्सिमम उस पॉइंट पर होता है जब मोशन स्टार्ट होता है, बॉडी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करती है। आफ्टर दैट वो थोड़ा सा अपना जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स हम कम कर देते हैं, बिकॉज एक बार वो मोशन में आ गई है तो हमें उतनी फोर्स की नीड नहीं होती है। तो यहाँ पर एक सडन डिक्रीज होगा एंड आफ्टर दैट डिक्रीज कांस्टेंट फ्रिक्शन के साथ हमारी ऑब्जेक्ट मूव करेगी एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड डायनेमिकल फ्रिक्शन। तो हमने ये तो स्टडी करना ही नहीं है, फिर भी डायनेमिकल में देख लेते हैं। दो चीज़ें हैं, स्लाइडिंग एंड रोलिंग, नाम से क्लियर है। अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रही है देन देयर विल बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट रोल कर रही है दैट देयर विल बी रोलिंग फ्रिक्शन। बट हमने ये पार्ट अपनी इसमें चैप्टर में स्टडी नहीं करना है, इस टॉपिक में स्टडी नहीं करना है, बिकॉज हमारी बुक का नाम है स्टैटिक्स और हम इसमें स्टैटिकल या लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ही स्टडी करेंगे। हमारी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी, दैट विल बी या तो वो रेस्ट में होगी, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम ट्राई टू मूव कर रहे हैं बट ऑब्जेक्ट या तो मूव नहीं कर रही है, या फिर ऑब्जेक्ट विल बी एट द पॉइंट ऑफ मूविंग, जस्ट मूव करने वाली है बट मूव नहीं कर रही है, मीन्स कि लिमिटिंग पॉइंट पर। ये दोनों हमने स्टडी करने हैं। सो ये थे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। आई थिंक आपको फ्रिक्शन क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास अभी हमने क्या क्या स्टडी किया है कि वी हैव नॉर्मल, we have resultant and we have force of friction F, and here there will be some angle between them। इस एंगल को थीटा भी कह सकते हैं पर जनरली हम इसको लैम्डा लेंगे बिकॉज इसका एक नाम है। सो लैम्डा पर आने से पहले कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के टॉपिक में दिस टर्म विच इज डिनोटेड बाय म्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। हियर F इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होगा, डिवाइडेड बाय दिस नॉर्मल रिएक्शन को R कहेंगे, R। रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन इज डिनोटेड बाय म्यू, और फ्रॉम हियर यू कैन से लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू इनटू R। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमें पता चल गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें पता चल गया। नाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमने रीड आउट कर लिया है। नेक्स्ट इज अवर रिजल्टेंट रिएक्शन, रिजल्टेंट रिएक्शन जिसको हमने S से डिनोट किया हुआ है, एंड सिंस इट इज रिजल्टेंट ऑफ F एंड R सो ऑब्वियसली इट विल बी अंडर रूट ऑफ F स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर, और यू कैन से यहाँ पर हम F की वैल्यू अगर ये पुट कर दें तो यू विल गेट म्यू स्क्वेयर R स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर, और R 1 प्लस म्यू स्क्वेयर। सो दिस इज अवर रिजल्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोन ऑफ फ्रिक्शन। You can see this angle. If we consider normal reaction as axis and this S as generator, इसको generator और इसको axis मान के अगर हम इस generator को rotate करें using this angle, जो भी इन दोनों के बीच में ये एंगल है थीटा या लैम्डा जो भी है, तो हमारे पास एक कोन मिल रहा है। हमें एंगल को सेमी वर्टिकल एंगल लेना है, इसको जनरेटर लेना है, इसको एक्सिस लेना है और हम इसको रोटेट करेंगे, देन वी आर गेटिंग अ कोन। That cone will be cone of friction, and obviously this angle which is semi-vertical angle, this lambda will be angle of friction. So these are the terms in this topic friction. Now इसका एक article करते हैं. So our article is find the least force required to drag a heavy object on rough horizontal plane. We have a plane, rough horizontal plane, and on that plane we have some heavy body, heavy object. अब हमें करना क्या है, हमें लीस्ट फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट करनी है विच इज रिक्वायर्ड टू ड्रैग दिस हैवी ऑब्जेक्ट। यहाँ से मैंने फोर्स अप्लाई किया, सपोज इन दिस डायरेक्शन आई एम अप्लाइंग सम फोर्स, बट हॉरिजॉन्टल नहीं है, हमें निकालनी है कि वो फोर्स कहाँ होगी।
अगर मैं यहाँ से एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो सबसे कम फोर्स निकालनी है, लीस्ट फोर्स, और ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। रेंडमली हम इसकी डायरेक्शन ले लेते हैं थीटा। सपोज कि लीस्ट फोर्स थीटा डायरेक्शन में है जो इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग यानी कि मूव करेगी, एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन आर, weight W of this heavy body, heavy object, and we know we have force of friction F which is equal to mu R। जस्ट हमने अभी पढ़ा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट को उस तरफ को मूव कर रहे हैं, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल कम इन अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। नाउ इनको हमें रिजॉल्व करना है फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करने के लिए P का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा P cos थीटा और P का वर्टिकल होगा P sin थीटा। सो सबसे पहले रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली वी हैव P cos थीटा एंड वी हैव म्यू आर ऑल्सो, बट अपोजिट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो इसको हम लिख लेंगे माइनस म्यू आर इज इक्वल टू 0। रिजॉल्विंग वर्टिकली आर ऊपर की तरफ है और P sin थीटा एंड W डाउनवर्ड, तो इज इक्वल टू W लिख देते हैं दूसरी तरफ से। इक्वेशन नंबर 2। नाउ दोनों को 1 और 2 को यूज करके R को एलिमिनेट करते हैं। सिंस R इज अननोन इन दिस फिगर, R को एलिमिनेट करेंगे। W इज गिवन, सम हैवी ऑब्जेक्ट इज गिवन, मीन्स कि उसका वेट हमें पता है, एंड P वी हैव टू फाइंड, P को हमें निकालना है। सिंस R इज अननोन तो R को एलिमिनेट करते हैं। फ्रॉम हियर R की वैल्यू है R इज इक्वल टू W माइनस P साइन थीटा, तो ये R की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ। P cos थीटा माइनस म्यू W माइनस P साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट P cos थीटा माइनस म्यू W को दूसरी तरफ लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस म्यू P साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू W। सो हियर वी हैव म्यू की वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ म्यू? म्यू हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। हमने जस्ट अभी पीछे आर्टिकल्स किए हैं, उस आर्टिकल्स में से मैं जल्दी से आपको म्यू की वैल्यू बता देती हूँ। एक आर्टिकल हमारा रह गया था, तो हमने क्या किया था, वी हैव नॉर्मल रिएक्शन R S लैम्डा एंड म्यू R, दैट इज F, एंड वी नो म्यू इज इक्वल टू F बाई R। बट फ्रॉम हियर यू कैन सी कि S का R के साथ कंपोनेंट है R cos लैम्डा, बिकॉज दिस एंगल इज लैम्डा, तो R के साथ कंपोनेंट हो जाएगा S cos लैम्डा, और F के साथ इसका हो जाएगा S sin लैम्डा। तो S कैंसल, वी हैव ओके, यहाँ पे F ऊपर है R नीचे है, तो मैंने रिवर्स लिख दिया। यहाँ पर साइन आना चाहिए और यहाँ पर कॉस आना चाहिए। F नीचे की तरफ है, यहाँ साइन है, R यहाँ है, F cos ऊपर आएगा, तो साइन ओवर कॉस विल बी म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट लैम्डा। सो म्यू की वैल्यू है टेंजेंट लैम्डा। ये आर्टिकल अभी पीछे करवाना रह गया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। म्यू इज अवर F बाई R, और वहां से हमने इसको टेंजेंट लैम्डा के इक्वल भी कैलकुलेट किया है। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज लैम्डा। तो म्यू की ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ। सो म्यू इज टेंजेंट लैम्डा मतलब साइन लैम्डा ओवर कॉस लैम्डा इंटू P साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू W। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेके कैलकुलेशन वर्क करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन वर्क यू विल गेट P cos थीटा cos लैम्डा प्लस साइन थीटा साइन लैम्डा डिवाइडेड बाय cos लैम्डा इज इक्वल टू म्यू W। सो यहाँ से P इज इक्वल टू म्यू W cos लैम्डा, एंड दिस इज फार्मूला ऑफ cos थीटा माइनस लैम्डा। तो ये हमारे पास एक फोर्स आ गई है, अभी ये लीस्ट नहीं है, जस्ट अभी ये फोर्स है। तो व्हेन इट विल बी लीस्ट, ये लीस्ट कब होगी? व्हेन डिनोमिनेटर विल बी मैक्सिमम। P इज लीस्ट व्हेन दिस डिनोमिनेटर is maximum, and we know what is maximum value of cos. Maximum value of cos is 1. This implies theta minus lambda is equal to 0. So theta is equal to lambda. तो जब ये एंगल होगा, कौन सा एंगल? थीटा इज लैम्डा, एंड वी नो लैम्डा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो P जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर एक्ट करेगी तो P लीस्ट होगी, और होगी कितनी?
cos थीटा माइनस लैम्डा को 1 पुट कर देते हैं यहाँ पर, सो P विल बी म्यू W इंटू cos लैम्डा. So this is least force. This is least force mu W cos lambda, and when it will be least, when it is acting at angle which is equal to angle of friction. So next article करते हैं. So next article is find the greatest inclination of a rough plane. Here inclination की बात हो रही है तो inclined plane draw कर लेते हैं. What will be greatest inclination? Say inclination is alpha. हमें इसकी greatest value calculate करनी है when on which a heavy particle is there can rest in equilibrium. Means कि ये move नहीं कर रहा है, rest में है without application of any other force. तो क्या मीनिंग है इसका? सपोज मेरे पास ये एक प्लेन है, ये प्लेन है मेरे पास एक, मैंने इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, दिस वन. अब मैं इस प्लेन को थोड़ा सा इंक्लाइंड करूंगी. से मैंने इसको 10 डिग्री पर इंक्लाइंड किया, ऑब्जेक्ट ने नहीं मूव किया. मैंने 10 to 15 किया, देन मूव नहीं किया. 15 to 25, 30 तक इसने मूव नहीं किया है. 30 के बाद जैसे ही मैं 30 पॉइंट समथिंग कर रही हूँ तो ये ऑब्जेक्ट ने सपोज मूव करना स्टार्ट कर दिया. ये जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखी हुई थी से 30 डिग्री तक ये मूव नहीं कर रही है, और 30 के बाद जरा भी अगर हम इसे ऊपर करते हैं तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगी. तो दैट 30 इज ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन. वो हमें इंक्लिनेशन यहाँ पर निकालना है. मीन्स कि एट दैट ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन वी कैन से कि ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग बट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन द प्लेन. मूव तो नहीं कर रही है उस ग्रेटेस्ट पर उस पॉइंट पर वो लगभग मूव करने वाली है. इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन द प्लेन. मीन्स कि उसके बाद अगर मैं ऊपर करूंगी तो वो नीचे मूव कर जाएगी. ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन पर वो मूव नहीं कर रही है. तो उस पॉइंट पर हम इफ अल्फा इज ग्रेटेस्ट तो वी कैन से कि मूव करने वाली है मीन्स नीचे की तरफ. सो फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड F म्यू R. दिस इज दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन. व्हाई? बिकॉज हम अभी कह रहे हैं ना कि ये मैक्सिमम एंगल है, इस एंगल के बाद ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगी. तो वहां पर अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगी ऑब्वियसली नीचे की तरफ ही करेगी बिकॉज इंक्लिनेशन है. कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं अप्लाई कर रही है, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अदर. कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं करी है. तो अगर ये मूव करेगी तो डाउन द प्लेन ही करेगी, और अगर ये नीचे मूव कर रही है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा. तो सरफेस इज रफ. इस टॉपिक में सरफेस रफ ही रहेगा, वेदर मेंशन और नॉट, इस टॉपिक में सरफेस रफ ही होगा. सो नाउ लेट W बी द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन आपने देख ही लिया है अपोजिट डायरेक्शन में, एंड लेट R इज द रिएक्शन. सो ये हमारे पास फिगर है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट का वेट है. अगर ऐसे है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. जैसे ही हम इसको मूव करना स्टार्ट करेंगे तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाकर अपने आप मूव करेगी बिकॉज इसका वेट है वो नीचे की तरफ ही आएगी. सो नो एक्स्ट्रा फोर्स. सो हम ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन निकालते हैं. नाउ since this is alpha, so if we construct this work then we have alpha here. ये एंगल अल्फा है, ये भी अल्फा, corresponding एंगल. तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं. We can apply Lami's theorem also here because you can see we have three forces and we can apply resolving horizontally and vertical also. दोनों से कर सकते हैं. चलो इसको Lami's से करते हैं because we have three forces और Lami's अप्लाई करना भी easy है. So this angle is 90 degree. This is alpha. This is 90. It will be 90 minus alpha. So we have all the angles. I am applying here Lami's theorem. Why I am applying here Lami's theorem? Because Lami's theorem we can apply only if system is in equilibrium. But आप तो सोच रहे होंगे कि equilibrium में नहीं है. But it is on equilibrium. हमने फिर बार बार ये चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ. Object is not moving. That is on the point of moving. लगभग start होने वाली है. So that's why I am applying here Lami's theorem. W, F and R. For W, angle between F and R, that is 90 degree. For F, angle between R and W, that is this complete angle. Since it is 90 and it is 90 minus alpha, so complete angle will be 90 plus 90 minus alpha, that is 180 minus alpha. And for R we have angle between F and W. You can see this is 90 plus alpha, sin 90 plus alpha. So from first and second इसको solve कर लेते हैं पहले. W over 1, F over sin alpha and R over we have cos alpha.
So from first and second we have F is equal to W sine alpha, and from first and third we have R is equal to W cos alpha. From first and second, from first and third. Now dividing both, हम दोनों को divide कर देते हैं. So after dividing you will get F over R is equal to W cancel sine over cos, that is tangent alpha. And we know F over R is equal to mu. हमने पढ़ा है F over R is equal to mu, and mu is tangent lambda. So from here alpha is equal to lambda. Say again here lambda is there. So lambda is very important. Lambda is angle of friction. So alpha greatest angle will be equal to angle of friction. This greatest angle will be equal to angle of friction. यानी angle of friction तक object move नहीं करेगी. After that अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं, सपोज मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कि आपका जो ये ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ये 45 डिग्री है, तो अप टू 45 डिग्री आपकी जो ये ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं कर रही है, उसके बाद वो नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगी. मीन्स कि आफ्टर दिस एंगल अगर आपको ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, तो एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी टू कीप दिस ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम. इस एंगल तक कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, वो इक्विलिब्रियम में रहेगी. हाँ, अगर आपको अप टू दिस एंगल भी ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव करना है तो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. विदाउट एनी फोर्स दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम. सो हियर वी हैव वन रिजल्ट. व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा, व्हेन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ ऐड कर देते हैं, ये दो केस हो गए. एंगल ऑफ फ्रिक्शन से लेस और उसके इक्वल बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ग्रेटर अगर एंगल है देन बॉडी इज इन नॉट इन इक्विलिब्रियम. वी विल अप्लाई सम एक्स्ट्रा फोर्स टू कीप दैट बॉडी एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम, या हमें उसको ऊपर की तरफ मूव करना है तो भी हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. थैंक यू स्टूडेंट्स.